Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about signal transduction and mode of action in abscisic acid. Signal transduction and mode of action in abscisic acid. फर्स्ट हम इसमें देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड एंजाइम सिंथेसिस। अब हमने स्टडी क्या करना है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह से सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है और रिस्पांस शो करता है किसी प्लांट में, या उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो इसमें फ़र्स्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, साथ में एंजाइम सिंथेसिस भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि एब्सिसिक एसिड का ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है प्लांट में वो उसकी एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करना है। जो भी ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको ये इनहिबिट करता है। तो ये इनहिबिशन कैसे करता है कि उस प्लांट में बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। अब ऐसी प्रोटीन्स जो कि किसी हार्मोनल कंट्रोल की वजह से होती हैं, मींस किसी हार्मोन की ट्रिगर करने से प्रोटीन्स बनती हैं, तो उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस को मेनली ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेलेक्टिव प्रोटीन्स हैं जिनको ये इनहिबिट करता है। ऐसी प्रोटीन्स जिनकी सिंथेसिस को कोई और हार्मोन प्रमोट कर रहा होता है, उसकी सिंथेसिस को एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है। इसमें जो एग्जांपल है वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिब्रिलिक एसिड प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज, और इसी तरह के जो और हाइड्रोलेजेस हैं जैसे कि प्रोटीएज है, राइबोन्यूक्लिएज है। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ा है जब जिब्रिलिक एसिड पढ़ा था कि बार्ले सीड्स में उनका जो एल्यूरोन लेयर होती है, मींस उसके जो एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको एल्यूरोन लेयर कहा जाता है, उस एल्यूरोन लेयर से अल्फ़ा एमाइलेज या इस तरह के और हाइड्रोलेजेस जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। मींस जिब्रिलिक एसिड जो है इनकी सिंथेसिस को प्रोमोट करता है। तो एब्सिसिक एसिड जिसका इफ़ेक्ट इनहिबिशन के हवाले से है, पहले भी हमने बात की कि ऐसी प्रोटीन्स जिनको कोई और हार्मोन प्रोमोट कर रहा हो उनकी सिंथेसिस को एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है। तो इन अल्फ़ा एमाइलेज या जो भी हाइड्रोलेजेस हैं, प्रोटीएज है, राइबोन्यूक्लिएज है, इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एब्सिसिक एसिड। अब जब इनहिबिशन करता है एब्सिसिक एसिड अल्फ़ा एमाइलेज की, फ़र्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ा एमाइलेज के हवाले से, जो कि बार्ले सीड्स में ये सिंथेसाइज होते हैं। तो इसमें इसकी जो इनहिबिशन है वो देखी गई है एट द ट्रांसलेशन लेवल, क्योंकि जब जीन की इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, कोडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, तो वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के बाद फर्स्ट स्टेप पे मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें देखा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन पे इसका इतना इफेक्ट नहीं है जितना कि ट्रांसलेशन लेवल पे ये इनहिबिशन काज करता है अल्फ़ा एमाइलेज की। Inhibition of alpha amylase synthesis by abscisic acid is due to an effect on translation, since it is found that abscisic acid still inhibited the formation of alpha amylase at 12 or a time when RNA synthesis inhibitor cordycepin had no longer effect. तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हमें ये पता चला कि एब्सिसिक एसिड जो है वो ट्रांसलेशन लेवल पे इनहिबिशन करता है, वो इस तरह से कि जो आरएनए सिंथेसिस के इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल दी गई है कॉर्डिसेपिन, वो 12 और तक अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। मींस वो जो इनहिबिशन करते हैं आरएनए की सिंथेसिस की इनहिबिशन, वो 12 और तक अपना ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट शो करते हैं। लेकिन अल्फ़ा एमाइलेज के केस में जब एब्सिसिक एसिड की एप्लीकेशन उस पर अप्लाई करके उसको स्टडी किया गया, तो उसमें देखा गया कि 12 और के बाद भी एब्सिसिक एसिड की मौजूदगी की वजह से सीड्स में अल्फ़ा एमाइलेज जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा। इट मींस कि ये जो एब्सिसिक एसिड है इसका इफ़ेक्ट मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस पे नहीं है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे नहीं है, बल्कि ये ट्रांसलेशन लेवल पे इनहिबिट कर रहा है अल्फ़ा एमाइलेज की सिंथेसिस को। ये तो हम अल्फ़ा एमाइलेज के हवाले से बात कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी प्रोटीन्स की सिंथेसिस के हवाले से देखा गया है कि एब्सिसिक एसिड हैज़ रेगुलेटरी इफेक्ट्स एट द लेवल्स ऑफ बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों लेवल्स पे ये क्या करता है, ये रेगुलेशन शो करता है। किसी भी जीन की एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सप्रेशन में सिर्फ जीन्स को प्रोमोटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इनहिबिटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कि जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन की प्लांट को ज़रूरत होती है तो उसकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है बाय द एक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है।
लेकिन जब वो प्रोटीन एक अपनी स्पेसिफिक अमाउंट में प्लांट में सिंथेसाइज हो जाती है, उसके बाद उस प्रोटीन की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, तो इट मीन्स उस प्रोसेस को अब इनहिबिट करना है। तो उसको इनहिबिट कौन करता है? उसको प्रोमोटर्स तो नहीं करते, उसको इनहिबिटर करता है। जैसे कि हमने इसमें कहा कि एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटर है प्रोटीन सिंथेसिस का। इट मीन्स कि इसका नेगेटिव हर केस में इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, ये रेगुलेशन का काम करता है। कि रेगुलेशन में दोनों आ जाते हैं कि प्रोमोशन और इनहिबिशन, कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और उस प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट करते हैं। The expression of numerous genes is stimulated by abscisic acid under various stress conditions. बहुत सारे जीन्स की जो एक्सप्रेशन है उसको एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है अंडर स्ट्रेस कंडीशंस, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब कौन सी स्ट्रेस कंडीशंस जो हैं अगर हों इस एनवायरनमेंट में, तो ये एक्सप्रेशन जीन्स का जो है वो शो करता है। इसमें हीट शॉक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हो गया, सेलिनिटी हो गया। तो इस तरह के स्ट्रेस जो हैं जब प्लांट को मिलते हैं, या इसके अलावा एज वेल एज द पीरियड ऑफ सीड मैचुरेशन, तो इस लेवल पे ये क्या करता है, ये जीन्स की एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है। It is well known that gene activation is mediated by DNA binding proteins which act as transcription factors. अब जीन एक्टिवेशन के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जीन एक्टिवेशन को मीडिएट करते हैं या उसको ट्रिगर करते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता प्रोसेस। तो इसमें स्पेसिफिक जो है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एब्सिसिक एसिड हैज़ बीन शोन टू स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स विच एनकोड दीज बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करता है जिन्होंने वो बाइंडिंग प्रोटीन्स या वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे हमने बात की कि स्ट्रेस कंडीशंस में ये क्या करता है, ये जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मींस अब इसका जैसे रेगुलेशन के हवाले से काम है, तो इसने अब क्या करना है कि कोई भी इसको जब प्लांट्स को कोई स्ट्रेस मिल रहा है, तो उस वक्त उसने उस प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करना है ताकि वो उस स्ट्रेस पीरियड में से गुजर जाए, ठीक है, और सर्वाइव कर ले। तो उस सूरत में उसकी ग्रोथ की इनहिबिशन हो जाएगी, या अगर सीड्स हैं तो वो डोरमेंसी में चले जाएंगे। इस तरह से वो उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करेगा जिन्होंने ये ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाने हैं या ऐसे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करानी है जो कि कोई इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो हैं सिंथेसाइज करेंगे। Distinct DNA segments have been identified that are involved in stimulation of transcription by abscisic acid, thought to be abscisic acid response elements. तो इसमें जो डिस्टिंक्ट या स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय एब्सिसिक एसिड के, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन को एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है, उसमें एक हैं एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। इसमें ABA एब्सिसिक एसिड के लिए है और RE ये जो रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के लिए है। तो एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स जो हैं ये कुछ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन को एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है। Contrary to the stimulation of gene expression, abscisic acid is also involved in repression of gene transcription. अब हमने कहा कि कुछ जीन्स या कुछ डीएनए सेगमेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसको हमने कहा कि एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमने कहा ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेंगी, ठीक है। एक इस तरह से हो गया। मतलब ये किस तरह से कर रहे हैं, ये स्टिमुलेशन से कर रहे हैं, डीएनए सेगमेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करके वो ऐसी प्रोटीन्स बना रहे हैं जो कि ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। या फिर वो क्या करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में स्टिमुलेशन की जगह रिप्रेशन भी शो करते हैं एब्सिसिक एसिड। Contrary to the stimulation of gene expression, abscisic acid is also involved in repression of the gene transcription, कि ऐसी प्रोटीन्स जो कि ग्रोथ को प्रोमोट करती हैं उनकी क्या करेंगे, उनकी ये रिप्रेशन करेंगे, उनकी ट्रांसक्रिप्शन को ये इनहिबिट करेंगे। और ऐसी प्रोटीन्स जिनका डोरमेंसी में या स्ट्रेस की कंडीशन में जो प्रोटीन्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं प्लांट बॉडी में, उनकी सिंथेसिस को या उनके ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे उनको ये स्टिमुलेट करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। तो दोनों तरह से, एक स्टिमुलेशन से ये जो है जीन रेगुलेशन करते हैं और कुछ जीन्स की ये इनहिबिशन करते हैं।
The common example is abscisic acid induced repression of Barley alpha amylase gene which is expressed by gibberellic acid। जैसे हमने बात की कि जिब्रेलिक एसिड की वजह से जो अल्फा एमाइलेज की कंसंट्रेशन बढ़ती है या अल्फा एमाइलेज जीन जो है वो एक्टिव होते हैं और उनकी ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन होती है। तो इन जीन्स की रिप्रेशन करते हैं एब्सिसिक एसिड कि इनके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो लेवल है उसको ये रिप्रेस कर देते हैं या इसमें इनहिबिशन काज करते हैं। In this case, a few DNA elements which mediate abscisic acid induced gene expression are quite similar to the gibberellin response elements। और इसमें कुछ DNA elements जो कि एब्सिसिक एसिड इंड्यूस्ड जो है जीन एक्सप्रेशन रिप्रेशन शो करते हैं वो उसी तरह से हैं, सिमिलर हैं टू द जिब्रेलिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। जिब्रेलिन का रिस्पॉन्स शो करने वाले जो एलिमेंट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं उससे ये सिमिलर हैं। स्टोमेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड एब्सिसिक एसिड। फिर ये कि आपको पता है कि एब्सिसिक एसिड जो है अगर ये प्लांट में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस सूरत में ये स्टोमेटल क्लोयर काज करता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जैसे हम कहते हैं कि एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये स्टोमेटल क्लोजिंग किस तरह से ये करते हैं कि टर्गर चेंजेस विद इन द गार्ड सेल्स रेगुलेट स्टोमेटल अपर्चर। नॉर्मली क्या होता है कि गार्ड सेल्स जब टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटल अपर्चर जो है वो ओपन हो जाता है, स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है। और ये टर्गर किस वजह से इंक्रीज़ होता है गार्ड सेल्स में कि गार्ड सेल्स में जब पोटाशियम आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, आइंस की इस तरह से मूवमेंट होती है कि प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं और पोटाशियम आइंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्ड मूव करते हैं। इसी तरह से क्लोराइड आइंस की मूवमेंट होती है और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनाइंस पार्टिकुलरली मेलेट आइंस जो हैं एनाइंस एंड नेगेटिव आइंस हैं, इनकी मूवमेंट भी जो है ये सारे जो आइंस हैं इनकी मूवमेंट्स की वजह से स्टोमेटा की या तो ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेटिंग गार्ड सेल टर्गर इज़ थॉट टू बी द ऑपरेशन ऑफ एन एक्टिव प्रोटॉन पोटाशियम एक्सचेंज प्रोसेस या हाइड्रोजन पोटाशियम एक्सचेंज प्रोसेस। जैसे कि आपको पता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के हवाले से आप पढ़ चुके होंगे कि पोटाशियम एक्सचेंज हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा जिसमें हम कहते थे कि प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं और पोटाशियम आइंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं। गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से गार्ड सेल्स में वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटर होना शुरू हो जाता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट इनहिबिट्स द पोटाशियम अपटेक इनटू द गार्ड सेल्स एंड आल्सो प्रोटॉन रिलीज। तो एब्सिसिक एसिड जो है प्रोटॉन रिलीज़ को भी इनहिबिट कर रहा है कि गार्ड सेल्स में से प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो बाहर मूव भी नहीं करेंगे और पोटाशियम आइंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर भी एंटर नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोजिंग उसकी होगी। द फंगल टॉक्सिन फ्यूजिकॉक्सिन overcomes the effect of abscisic acid on the stomata by stimulating hydrogen ion potassium ion exchange। अब इस एब्सिसिक एसिड इफ़ेक्ट को ओवरकम करता है फ्यूजिकॉक्सिन। मींस अगर एब्सिसिक एसिड ने प्रोटॉन पोटाशियम एक्सचेंज को इनहिबिट किया हुआ है तो फ्यूजिकॉक्सिन अप्लाई करने से ये जो इफ़ेक्ट है ये रिवर्स हो जाता है, एब्सिसिक एसिड का इफ़ेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है और ये प्रोटॉन पोटाशियम एक्सचेंज पंप जो है ये फिर से एक्टिवेट हो जाता है। एब्सिसिक एसिड में आल्सो इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैलेट। इसके अलावा एक तो पोटाशियम आइंस की गार्ड सेल्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरा मैलेट आइंस जो हैं, मैलिक एसिड जब डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और मैलेट आइंस में तो मैलेट आइंस जो हैं ये भी आयनिक कंसंट्रेशन या आयनिक जो कंसंट्रेशन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको ये इंक्रीज़ करते हैं और ये भी स्टोमेटल ओपनिंग काज करते हैं। During stomatal closure in dark, malate leaks from the epidermal strips of Commelina cumis and Vicia faba floating on water. Addition of abscisic acid increases both the rate of closure and the rate of malate leakage. अब ये दो प्लांट्स हैं कॉम्लिना क्यूमस एंड विसिया फेबा जो कि फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। होता क्या है कि ड्यूरिंग डार्कनेस इनके स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और किस लिए क्लोज हो जाते हैं कि इनमें जो मैलेट आइंस हैं इनके गार्ड सेल्स में वो गार्ड सेल से बाहर लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं इनटू द एपिडर्मल सेल्स या उससे भी बाहर जो है जाना शुरू हो जाते हैं। जब एब्सिसिक एसिड इनमें अप्लाई किया जाता है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनमें स्टोमेटल क्लोजर के रेट को बढ़ा देता है कि वैसे भी उनमें वो क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की
ड्यू टू द लीकेज ऑफ मैलेट आइंस, क्योंकि डार्कनेस में मैलेट आइंस जो है वो आउटवर्ड मूव करते हैं तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। लेकिन जब एब्सिसिक एसिड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से ये जो क्लोजिंग है ये जल्दी होना शुरू हो जाती है, ये उसके रेट ऑफ क्लोजर को इंक्रीज़ कर देते हैं एंड द रेट ऑफ मैलेट लीकेज, कि मैलेट लीकेज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और स्टोमेटा जो है वो फ़ौरन से क्लोज़ हो जाते हैं। मैलेट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स फॉर हाइड्रोजन potassium exchange process during opening, and malate leakage from guard cells during closure is required to reduce turgor. अब मैलेट जब गार्ड सेल्स में मौजूद होता है तो ये क्या करता है, इट्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमने कहा कि मेलिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है इनटू मैलेट आइन एंड हाइड्रोजन आइन, या जिसको प्रोटॉन कहते हैं। तो मैलिक एसिड की ज़्यादा कंसनट्रेशन होने की वजह से ही मैलेट आइंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो बनते हैं। अब वो प्रोटॉन्स जो हैं वो इन एक्सचेंज ऑफ पोटाशियम जो है वो मूव करते हैं, मींस हाइड्रोजन या प्रोटॉन आइंस जो हैं ये आउटवर्ड मूव करते हैं। और आउटवर्ड कब मूव करेंगे, जब गार्ड सेल्स में ये ज़्यादा होंगे। गार्ड सेल्स में ज़्यादा कब होंगे, जब मैलेट जो है मैलेट और हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड से बनेंगे। ठीक है, अब इसलिए कहा गया कि मैलेट जो है ये सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स बाहर मूव करेंगे तो उसके एक्सचेंज के तौर पे पोटाशियम आइंस जो हैं वो इनवर्ड मूव करते हैं, और इनवर्ड जो है ये ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं और उसकी वजह से टर्जिडिटी काज करते हैं ड्यूरिंग ओपनिंग, एंड मैलेट लीकेज फ्रॉम गार्ड सेल्स ड्यूरिंग क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टर्गर। जबकि मैलेट लीकेज जब होता है, मैलेट आइंस जब गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं तो वो फिर एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक्ट नहीं करते और स्टोमेटा की जो क्लोजिंग है वो हो जाती है ड्यू टू रिड्यूस इन द टर्गर प्रेशर। Abscisic acid would inhibit hydrogen potassium exchange and promote specific leakage of malate। और एब्सिसिक एसिड का भी यही इफेक्ट है कि जब ये अप्लाई किया जाता है प्लांट के ऊपर या उसके एपिडर्मिस के ऊपर तो ये क्या करता है, ये इस प्रोटॉन पोटाशियम एक्सचेंज है जिसको हाइड्रोजन पोटाशियम एक्सचेंज कहा जाता है, इसको एक तो ये इनहिबिट करता है, मतलब हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो बाहर मूव नहीं करेंगे, पोटाशियम अंदर मूव नहीं करेगा। उसके साथ ही मैलेट की लीकेज को ये प्रोमोट करता है कि मैलेट आइंस ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लीक आउट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है ये इनहिबिट हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम आइंस एंड पीएच ऑफ साइटोसोल। अब जैसे हमने अभी बात की कि स्टोमेटा की ये क्लोजिंग करते हैं बाय इनहिबिटिंग द हाइड्रोजन पोटाशियम एक्सचेंज पंप एंड बाय प्रोमोटिंग द लीकेज ऑफ मैलेट आइंस। उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं कि स्टोमेटल क्लोजर इज़ मीडिएटेड बाय रिडक्शन इन गार्ड सेल टर्गर प्रेशर काज्ड बाय मैसिव आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटाशियम। कि हमने कहा कि क्या होता है कि जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं वो किस वजह से, कि एक तो पोटाशियम आइंस जो हैं वो आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं और उसके साथ एनाइंस जैसे कि क्लोराइड आइन है, मैलेट है, फ्रॉम द सेल, कि ये सेल से जो है आउटवर्ड मूव होना शुरू हो जाते हैं, पोटाशियम आइन, क्लोराइड आइंस, मैलेट आइंस। एब्सिसिक एसिड आल्सो इंड्यूसेस अ नेट इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड में एब्सिसिक एसिड की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा आ जाता है इनवर्ड, मतलब गार्ड सेल्स की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है और जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये मींस जो मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन है उसको ये रिवर्स कर देते हैं। पोलराइजेशन मींस कि नॉर्मली जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है तो उस वक्त उसकी जो आइंस की मूवमेंट है वो नॉर्मल रहती है और वो स्टोमेटा की ओपनिंग काज करते हैं। पोलराइजेशन में क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ मोर नेगेटिव दैन द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा होता है। जबकि एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है कि इनर साइड या इनर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, मींस पोलराइजेशन से मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई, उसके चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो गए। एब्सिसिक एसिड हैज़ बीन शोन टू इंड्यूस एन इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन बाय एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स लीडिंग टू मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। अब मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन कैसे होगी, मींस गार्ड सेल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हमने कहा कि वो पोलराइज से डीपोलराइज हो रही है। अब पॉजिटिव आयंस कैसे ज़्यादा हो रहे हैं कि हमने कहा कि कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है गार्ड सेल्स में बाय एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स के। गार्ड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं, उन कैल्शियम चैनल्स को एब्सिसिक एसिड एक्टिव कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं।
Cytosolic calcium concentration is further increased by abscisic acid by causing release of calcium from an internal store like vacuole, and this increase is sufficient to cause stomatal closing. एक तो हमने कहा कि कैल्शियम आइंस की कंसनट्रेशन साइटोसोल में इस तरह ज़्यादा होती है कि गार्ड सेल के बाहर से कैल्शियम आइंस उसके अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं थ्रू द कैल्शियम चैनल्स। उसके अलावा गार्ड सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है, उस वैक्यूल में मौजूद जो कैल्शियम आइंस होते हैं, क्योंकि वो स्टोर किए हुए होते हैं ना वाटर को अलॉन्ग विद आइंस, तो वो उसमें जो मौजूद होते हैं कैल्शियम आइंस वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं वैक्यूल से, वो बाहर साइटोसोल में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोसोल में कैल्शियम आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। In addition to increasing cytosolic calcium ions, abscisic acid causes alkalization of the cytosol। एक तो हमने कहा कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड काजेज अल्कलाइजेशन ऑफ द साइटोसोल, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई और साइटोसोल की जो पीएच है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। द इंक्रीज इन साइटोसोलिक पीएच ट्रिगर्स द वोल्टेज गेटेड पोटाशियम इफ्लक्स चैनल्स टू ओपन। अब जब साइटोसोल की पीएच बढ़ जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो पोटाशियम इफ्लक्स चैनल्स को ट्रिगर करती है कि ओपन हो। इफ्लक्स क्या होता है, आउटवर्ड मूवमेंट जो करते हैं, ऐसे चैनल्स जो आउटवर्ड मूव करते हैं। इनफ्लक्स इनसाइड और ईफ्लक्स आउटसाइड, ठीक है। पोटाशियम इफ्लक्स चैनल्स ऐसे पोटाशियम चैनल्स हैं जो कि पोटाशियम की मूवमेंट करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो उनको ये ट्रिगर करते हैं, रिजल्टिंग इन पोटाशियम लॉस, जिसकी वजह से जब वो आउटवर्ड पोटाशियम मूव करेंगे तो गार्ड सेल में पोटाशियम जो है आइंस वो कम हो जाएंगे। हमने पहले भी बात की कि पोटाशियम आइंस जब गार्ड सेल्स में ज़्यादा होते हैं तब स्टोमेटा ओपन होते हैं, जब वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो पोटाशियम के लॉस की वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। द इनहिबिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन एटीपेज हैज़ आल्सो बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, ठीक है। एक हमने कहा कि डीपोलराइजेशन हुई गार्ड सेल की इनर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, मतलब उसके साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। दूसरा हमने कहा कि उसकी पीएच ज़्यादा होने की वजह से जो पोटाशियम इफ्लक्स चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और तीसरी बात इसमें ये कि जो प्रोटॉन एटीपेज पंप हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डीपोलराइजेशन। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप एंड फेवर्स डीपोलराइजेशन इन एन इनडायरेक्ट मैनर। तो एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, इन प्रोटॉन एटीपेज पंप को इनहिबिट करते हैं और एक इनडायरेक्ट मैनर में डीपोलराइजेशन काज करते हैं। इट इज़ presumed that the increase in calcium ion concentration and pH of the cytosol in the presence of abscisic acid results in the inhibition of proton ATPase। और ये सारा किस वजह से है कि एब्सिसिक एसिड ने पहले कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया साइटोसोल में, फिर उसने उसकी पीएच को इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पे मौजूद ये जो प्रोटॉन एटीपेज पंप हैं ये भी जो है इनहिबिट होते हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायग्रामेटिकली दिखाया गया है इसका इफेक्ट। आप यहाँ पर देखें कि ये ए बी सी इस तरह से स्टेप्स दिखाए गए हैं कि फर्स्ट स्टेप ये जो ए लिखा हुआ है ये शो कर रहा है कि एब्सिसिक एसिड जो है ये पहले आप देख लें कि ये पूरी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है और ये अंदर की तरफ जो है ये गार्ड सेल की इनसाइड साइटोसोल है और ये गार्ड सेल के बाहर वाली साइड है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसका एब्सिसिक एसिड का रिसेप्टर मौजूद है, एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करेगा, ये एंटर होगा। बी पे देखें क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल के अंदर आएगा ये क्या करेगा, यहाँ पर मौजूद जो एटीपेज पंप है, ठीक है, इसको ये इनहिबिट करेगा और इसी के साथ ही ठीक है इसको इसने इनहिबिट किया। उसके बाद सी पे देखें, सी पे क्या है कि ये हमने जैसे बात की कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, किस तरह से कि मेम्ब्रेन में मौजूद जो कैल्शियम चैनल्स हैं, यहाँ दिखाया है ना कैल्शियम चैनल्स, ये क्या करते हैं कैल्शियम को बाहर से इनवर्ड जो है मूव करते हैं। तो साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, ये है सी स्टेप इसका। उसके बाद देखें डी पे क्या दिखा रहे हैं कि ये जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो साथ ही ये क्या करते हैं, क्लोराइड आयन के जो चैनल्स हैं, यहाँ पर दिखाया गया ना क्लोराइड आयन के जो चैनल्स हैं, ये जिसमें क्लोराइड आयन जो हैं ये मूव कर रहे हैं टू आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये क्लोराइड आयंस बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ई पे देखें कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, इसमें साइटोसोल में मौजूद इनोसिटोल जो फॉस्फेट है, इसको क्या कहते हैं IP
3 जो है इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड, सॉरी, इसको ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर ई पे देखें, एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड को ये इंक्रीज़ करता है साइटोसोल में, और ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ये वैक्यूल दिखाया गया, वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं ये कैल्शियम गेट्स जो कि एक्टिवेट होते हैं बाय दिस इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड। जब इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से कैल्शियम को आउटवर्ड मूव करने में प्रोमोट करेंगे कि वैक्यूल से कैल्शियम आयंस जो हैं वो साइटोसोल में आना शुरू हो जाएंगे। साइटोसोल में एक तो सेल के बाहर से कैल्शियम आयंस आना शुरू हुए थे, दूसरा वैक्यूल से जो है वो भी साइटोसोल में आ जाएंगे, तो कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, ई के बाद देखें यहाँ पर एफ दिखाया गया है कि जब कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, एक तो ये यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये एक्टिवेट कर रहे हैं क्लोराइड आयंस चैनल को, क्लोराइड आयंस की बाहर की मूवमेंट को ये प्रमोट करेंगे, और साथ ही ये इनहिबिट कर रहे हैं, ये देखें इनहिबिट कर रहे हैं किसको, पोटाशियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट को। यहाँ दिखाएगा ना पोटाशियम आयन की इनवर्ड मूवमेंट, पोटाशियम आयन की इनवर्ड मूवमेंट को ये इनहिबिट कर रहे हैं, और क्लोराइड आयंस की आउटवर्ड मूवमेंट को ये एक्टिवेट कर रहे हैं ये कैल्शियम आयंस। तो पोटाशियम आयंस इनवर्ड मूव नहीं कर पाएंगे। जी पे देखें कि इसकी वजह से क्या होता है, हमने कहा कि कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो साइटोसोल में पीएच भी इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर ये क्या करती है, इंक्रीज़ इन पीएच से ये पोटाशियम आयंस की आउटवर्ड मूवमेंट जो है ये करना शुरू कर देते हैं। इनवर्ड मूवमेंट को तो वैसे यहाँ पर इनहिबिट कर दिया ना, तो ये अब पोटाशियम आयंस जो हैं इनवर्ड तो आ ही नहीं रहे, बल्कि जो अंदर मौजूद थे वो भी बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। तो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन जब गार्ड सेल्स में कम हो जाएगी तो उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वाटर उसमें एंटर नहीं होगा, वो टर्जिड नहीं होंगे, और ना ही वो स्टोमेटल ओपनिंग काज करेंगे। तो ये सारे जो है नेट इफ़ेक्ट शो करते हैं, इस तरह के ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करते हैं, जिसमें हमने पहले कहा कि प्रोटॉन एटीपीएस पंप को इन्होंने इनहिबिट किया, कैल्शियम चैनल्स को ये प्रमोट करते हैं कि कैल्शियम इनवर्ड मूव करे, वैक्यूल से बाहर आए कैल्शियम आयंस। उसके साथ हमने कहा कि इसमें पीएच इंक्रीज़ हो जाती है जो कि क्लोराइड आयंस की आउटवर्ड मूवमेंट को प्रमोट करती है, पोटाशियम की इनवर्ड मूवमेंट इनहिबिट हो रही है और पोटाशियम की आउटवर्ड मूवमेंट जो है ये प्रमोट हो रही है। ठीक है, तो इस सारे की वजह से एब्सिसिक एसिड का जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि वो स्टोमेटा की क्लोजिंग कर रहे हैं। एब्सिसिक एसिड नॉट ओनली काजेज स्टोमेटल क्लोजर बाय एक्टिवेटिंग आउटवर्ड आयन चैनल्स बट आल्सो प्रिवेंट्स स्टोमेटल ओपनिंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस। द इनवर्ड पोटाशियम चैनल्स आर ओपन व्हेन द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, जब एब्सिसिक एसिड का इफेक्ट नहीं होता ना उस पर गार्ड सेल पे, तब उस वक्त मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है कि उसके इनसाइड नेट जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और आउटसाइड पॉजिटिव। ठीक है, उस टाइम ये पोलराइज्ड होती है, और उस टाइम क्या होता है कि पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो इनवर्ड मूवमेंट करते हैं पोटाशियम की बाय द व्हेन द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड बाय द प्रोटॉन पंप एंड पोटाशियम आयंस गेट इनसाइड थ्रू प्रोटॉन पोटाशियम एक्सचेंज। तो इस प्रोटॉन पोटाशियम एक्सचेंज के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि पोटाशियम इनवर्ड ज़्यादा मूव करते हैं और प्रोटॉन आउटवर्ड, काजिंग स्टोमेटल ओपनिंग, जिससे स्टोमेटल ओपनिंग होती है। इन दिस केस एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स इनवर्ड पोटाशियम चैनल्स। उस वक्त अगर एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो वो क्या करता है कि वो पोटाशियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट को इनहिबिट करता है थ्रू एन इंक्रीज इन कैल्शियम आयंस एंड पीएच, कि ये कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, पीएच को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से पोटाशियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट जो है वो इनहिबिट हो जाती है और स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो भी इनहिबिट होती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये इसमें इसके मोड ऑफ एक्शन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन के हवाले से टॉपिक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।